Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss about the cardiovascular system pharmacology past papers. Let's start. Question number 1. A 40 years old patient has been diagnosed as a congestive heart failure. Enumerate the different drug groups commonly used for heart failure टू सेलेक्ट प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर हिम। हार्ट फेलियर के लिए जो हमने ड्रग ग्रुप्स चूज़ करने हैं उसके लिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम मिनी कैटसन की क्लासिफिकेशन देखें तो उसके हिसाब से एक ग्रुप है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स, और एक ग्रुप है वेजोडाइलेटर्स, और थर्ड ग्रुप जो इन्होंने दिया हुआ वो है मिसलिनियस ड्रग्स के नाम से बाकी ड्रग्स उसमें दी हुई हैं। अब हम भी उसी हिसाब से कर लेते हैं। पॉजिटिव आइनोट्रोप्स में कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हैं, डाइऑक्सिन वगैरह, बीटा एगोनिस्ट हैं, डोब्यूटामीन, और इसके अलावा फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स, मिल्रिनोन वगैरह। और दूसरा वेजोडाइलेटर्स में आ जाएं तो इसमें फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स, सिलिनाफिल और नाइट्रोपेरोसाइड, हाइड्रालाजीन, लूप डायूरेटिक्स, एसी इनहिबिटर्स, नेजिरिटाइड, सेकिबिट्रिल और SGL2 इनहिबिटर। तो ये दो ग्रुप्स हो गए। बाकी जो बच गए हैं हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स और इसके अलावा डायूरेटिक्स जो हमने देख लिया, ये हम मिसलिनियस में डाल सकते हैं। और इसमें स्पाइरोलेक्टोन, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो हैं वो भी इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। डिस्क्राइब द ऑटोनॉमिक एक्शंस ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स इन कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। तो इसमें जो है ना, जब ग्लाइकोसाइड आप पेशेंट को देते हैं तो उसके दो तरह के इफ़ेक्ट होते हैं। तो उसमें ऑटोनॉमिक हम इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं। ऑटोनॉमिक में पैरासिम्पैथेटिक इफ़ेक्ट्स भी होंगे, सिम्पैथेटिक भी। यहाँ से भी मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद इसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। Autonomic actions of cardiac glycoside on the heart involve both parasympathetic and sympathetic systems in the lower portion of dosage range. जब लो डोज देंगे कार्डियो सेलेक्टिव पैरासिम्पैथेटिक इफ़ेक्ट्स पर डोमिनेट। जब लो डोज होगी ना तो तब पैरासिम्पैथेटिक इफ़ेक्ट्स होंगे, जब हाई डोज होगी तो सिम्पैथेटिक इफ़ेक्ट्स। वो आगे देख लेते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक इफ़ेक्ट्स जो प्रीडोमिनेट हो रहे हैं उसमें क्या होगा, इनफैक्ट दीज एट्रोपिन ब्लॉकेड इफ़ेक्ट्स account for a significant portion of early electrical effects of digitalis. This action involves sensitization of the baroreceptors, baroreceptors activate हुए, उसकी वजह से central vagal stimulation and facilitation of the muscarinic transmission at the cardiac muscle cell. Because cholinergic innervation is much richer in atria. cholinergic innervation जो है, cholinergic का मतलब parasympathetic innervation, वो atria के अंदर ज़्यादा है उसकी वेंट्रिकल्स की निस्बत। These actions affect atrial and atrioventricular nodal function more than Purkinje और ventricular function। आगे समझ। Next, some of the cholinomimetic effects are useful. Cholinomimetic effects वही वाले parasympathetic are useful in the treatment of certain arrhythmias। ये लो डोज़ की हमने बात की। जब हाई डोज देते हैं सिंपैथेटिक आउटफ्लो इंक्रीज बाय डिजिटालिस, और उसकी वजह से क्या, दिस इफेक्ट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर टिपिकल डिजिटालिस टॉक्सिसिटी बट सेंसिटाइजेज द मायोकार्डियम एंड एग्जैजरेट्स ऑल द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। ये हमने यहाँ से देख लिया। अब दूसरा आंसर आपको एक और बताता हूँ, ये इसमें देखें। अगर नज़र नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। डाइऑक्सिन इम्प्रूव्स द बैरोरेसेप्टर सेंसिटिविटी दैट रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड सिंपैथेटिक आउटफ्लो। वही जो मैंने आपको बताया कि उसकी वजह से बैरोरेसेप्टर्स की वजह से उसका सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम हो गया। एट थेराप्यूटिक डोज डाइऑक्सिन इंक्रीज द पैरासिम्पैथेटिक टोन एंड प्रोड्यूसेस फॉलोइंग इफेक्ट्स। इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड एट एट्रियल मसल इज़ रिड्यूस्ड। एट्रियल मसल पे जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो कम हो जाता है डाइऑक्सिन की वजह से। और बट दैट ऑफ AV नोड इज़ इंक्रीज्ड। लेकिन AV नोड पे जो इफेक्टिव पीरियड है वो इंक्रीज़ हो जाता है।
और दूसरा पॉइंट, कंडक्शन वेलोसिटी इन एट्रियल मसल इज़ इंक्रीज्ड बट दैट इन AV नोड इज़ रिड्यूस्ड। ये मतलब शॉर्ट करके इसको लिखा हुआ है, इसको याद कर लें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर यूज़फुलनेस ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स इन माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में हम थायराइड क्यों देते हैं, उसकी मतलब यूज़फुलनेस लिखनी है। थायराइड ड्रग्स लोअर ब्लड प्रेशर बाय रिडक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड प्रोबेबली आल्सो बाय डायूरेटिक वास्कुलर इफेक्ट दैट इज़ नॉट फुली अंडरस्टूड। ये मतलब इन्होंने दो वजह लिखी हुई है कि थायराइड डायूरेटिक्स जो है ब्लड प्रेशर रिड्यूस किस तरह करवा रहे हैं, ब्लड वॉल्यूम की तरह रिड्यूस करने की वजह से, मतलब डायूरेसिस करवा रहे हैं और उसकी वजह से, और एंड प्रोबेबली आल्सो बाय डायरेक्ट वास्कुलर इफेक्ट। वास्कुलर इफेक्ट में क्या होगा कि ये वेज़ोडाइलेशन करवा रहे होंगे, तो यही हो सकता है। नेक्स्ट, थायराइड्स आर एडिक्वेट इन माइल्ड हाइपरटेंशन, कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज टू ब्लड प्रेशर लोअरिंग आर मिनिमम। When thiazide diuretics are given, maximum antihypertensive effect is often achieved with doses lower than those required for maximum diuretic effect। मतलब जो डोज हमें डायूरेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए जितनी डोज देनी चाहिए उससे कम डोज भी देंगे तो एंटी हाइपरटेंसिव इफ़ेक्ट हो जाएगा। वो दूसरे मैकेनिज़्म की वजह से ही होगा जो इन्हें लिखा हुआ कि नॉट फुली अंडरस्टूड। थायराइड डायूरेटिक्स थ्रू इनहिबिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कॉजेज डिक्रीज इन BP। इसका ये मैकेनिज़्म दिया हुआ है कि थायराइड डायूरेटिक्स इनहिबिट करते हैं सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को DCT में, causes decrease in BP। Hypertension management mainly includes alpha blockers which cause reflex tachycardia and salt and water retention। Thiazide diuretics are given to counter effect salt and water retention। मतलब इन्होंने आखिर में ये बताया कि हाइपरटेंशन मैनेजमेंट के लिए हम देते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स। अल्फ़ा ब्लॉकर्स की वजह से क्या होता है कि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाता है और क्या होता है साल्ट और वाटर रिटेंशन हो जाती है। अभी इसकी वजह से साल्ट और वाटर रिटेंशन जो हुई है अल्फ़ा ब्लॉकर देने की वजह से, ये साल्ट और वाटर को थायराइड डायूरेटिक्स निकलवा देंगे, इसलिए इसको साथ देते हैं। उसके बाद सेकंड बार डाइजॉक्सिन इन एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में डाइजॉक्सिन क्यों दे रहे हैं? In atrial fibrillation and flutter, it is desired to reduce the conduction velocity and increase the refractory period। atrial fibrillation में क्या हो रहा है कि एट्रिया की जो है ना कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्पीडीली हो रही है और उसमें यह है कि उसमें नर्व इम्पल्स प्रॉपर नहीं आ रही थी, तो उसमें कोई और एक्टोपिक पेस मेकर बन गया है। ये इसका प्रॉपर कंसेप्ट के लिए आपको चैप्टर वीडियो देखनी होगी। एक्टोपिक पेस मेकर बन गया, वो नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करवाई जा रहा है, जिसकी वजह से अब नॉर्मल रिदम चल रहा है एट्रिया का, तो उसको हमने ट्रीट करना है। उसमें हम डाइजॉक्सिन का रोल देख रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि इट इज़ डिज़ायर टू रिड्यूस द कंडक्शन वेलोसिटी कम करनी है एंड इंक्रीज द रिफ्रैक्टरी पीरियड सो दैट द वेंट्रिकुलर रेट इज़ कंट्रोल्ड विद इन रेंज कंपैटिबल विद एफिशिएंट फिलिंग एंड इजेक्शन। जब एट्रिया से जो इम्पल्स जा रही है आगे वेंट्रिकल्स को, उसको हमने कंट्रोल करना है। उसकी वजह से वेंट्रिकल्स का जो है ना जो इफ़ेक्ट वेंट्रिकल्स पे जो एट्रियल फिब्रिलेशन का इफेक्ट आ रहा है वो रुक जाएगा, कम हो जाएगा और वेंट्रिकल्स को प्रॉपर टाइम मिलेगा फिलिंग के लिए और इजेक्शन के लिए। द पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस ऑफ द ड्रग आर often accomplish this therapeutic objective although high doses may be required। तो असल में डाइऑक्सिन का ना यहाँ पे प्रॉपर कोई इन्होंने लिखा नहीं हुआ है, बुक के अंदर भी नहीं लिखा हुआ कोई प्रॉपर। इसका मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ। कंसेप्ट ये है कि डाइऑक्सिन का हमने देखा है, एक तो इफ़ेक्ट ये है कि ये कार्डिक सेल के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ा देता है, इसकी वजह से कंट्रैक्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। ये तो उसका सीधा इफ़ेक्ट जो है हमें समझ आता है। दूसरा एक इफ़ेक्ट इसका ये है
कि पैरासिम्पथेटिक एक्शन जो है वागस नर्व के थ्रू, ये वो वहाँ जाता है जहाँ हमने ऊपर भी देखा है, वागस नर्व के पास इसका ना सिग्नल जाते हैं और वहाँ से इम्पल्स आती है एट्रिया को इम्पल्स जो आती है वहाँ से, इसका मतलब वागस नर्व रिलेटेड जो है ना एक्शन है वो इसकी कंट्रैक्टिलिटी को कंट्रोल करवाता है, जिसकी वजह से इसको एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर ट्रीट करते हैं। तो इसका मज़ीद कंसेप्ट के लिए जब आप चैप्टर वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अल्टरनेटिव ड्रग्स फॉर रेट कंट्रोल इंक्लूड बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बट दीज ड्रग्स हैव नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफ़ेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which drugs may be useful in 35-year-old newly diagnosed patient with mild hypertension? How they will lower BP? इसमें इन्होंने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स पूछी हुई हैं, कुछ तो इन्होंने लिखी हुई हैं, लेकिन इसके प्रॉपर आंसर के लिए आपको मिनी कैट्सन के चैप्टर नंबर 11 की समरी की तरफ ले जाता हूँ मैं। डायूरेटिक्स, सिम्पैथोप्लेजिक्स, एसी इनहिबिटर, वेजोडाइलेटर्स। तो मैं आपको इधर प्रॉपर दिखा देता हूँ। ये आ जाए जी डायूरेटिक्स में भी कौन से वाले डायूरेटिक्स? थायजाइड डायूरेटिक्स, उसके बाद लूप डायूरेटिक्स। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी थायजाइड की है, फिर उसके बाद लूप। तो सिम्पैथोप्लेजिक्स में आ जाएँ। सिम्पैथोप्लेजिक्स में क्लोनिडीन, सेंट्रली एक्टिंग गैंग्लियन ब्लॉकर, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स, ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, ये सारे सिम्पैथोप्लेजिक्स हैं। और इसमें से मतलब कुछ भी आप एक पॉइंट भी लिखते जाएँ सारों का तो इनफ हो जाएगा। मेन ग्रुप्स तो सारे लिखने ही लिखने हैं आपने, डायूरेटिक्स, सिम्पैथोप्लेजिक्स, उसके बाद वेजोडाइलेटर्स में आ जाए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ओरल वेजोडाइलेटर्स, और उसके बाद पैरेंटल वेजोडाइलेटर्स। नेक्स्ट एसी इनहिबिटर्स, ये नीचे आपको एंड में एसी इनहिबिटर्स, कैप्टोप्रिल, और ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, लोसार्टान वगैरह, ये सारे आप वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ड्रग्स में बी यूज़फुल इन 35-year-old? ये मतलब ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर हमने पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, इसको छोड़ दें। एनुमरेट क्लास 2 एंटी अरिथमिक ड्रग्स एंड राइट देयर क्लिनिकल यूजेस। क्लास 2 में क्या आ जाते हैं हमारे पास? बीटा ब्लॉकर्स हैं, एंटी अरिथमिक ड्रग्स हम जब पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। क्लास 2 वाले बीटा ब्लॉकर्स हैं, तो वो उनके नाम लिख दिए हमने। प्रोप्रानोलोल नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, एस्मोलोल बीटा 1 सेलेक्टिव है, मीटोप्रोलोल बीटा 1 सेलेक्टिव है, और जो है एटिनोलोल ये भी बीटा 1 सेलेक्टिव है। नेक्स्ट इनके यूजेस पे आ जाएं। एस्मोलोल इज़ वेरी शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर फॉर IV एडमिनिस्ट्रेशन, इज़ यूज्ड एक्सक्लूसिवली, और जो है इन एक्यूट एरिथमियाज में यूज़ होते हैं बीटा ब्लॉकर। प्रोप्रानोलोल, मीटोप्रोलोल एंड टिमोलोल आर कॉमनली यूज्ड इन प्रोफिलैक्टिक ड्रग्स इन पेशेंट्स हु हैव मायोकार्डियल इन्फेक्शन। प्रोप्रानोलोल इज़ आल्सो यूज्ड इन एंजाइना, एरिथमिया, ट्रेमर, स्टेज फ्राइट, माइग्रेन। और एटिनोलोल इज़ आल्सो यूज्ड इन एंजाइना एंड एरिथमिया, और इसी तरह टीमोलोल इज़ यूज्ड इन ग्लाउकोमा। इनके क्लिनिकल यूजेस आ गए। राइट डाउन क्लिनिकल यूजेस एंड एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ लूप डायूरेटिक्स। क्लिनिकल यूजेस क्या हो गए? सबसे पहले तो आ गया हाइपरटेंशन में, हार्ट फेलियर, एडिमा में, हाइपरकेलीमिया में, ये इसके यूजेस। और उसके बाद एडवर्स इफ़ेक्ट्स, हाइपोकेलीमिया, हाइपोवोलीमिया और ऑटोटॉक्सिसिटी, ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं लूप डायूरेटिक्स के। और एक और इसका एडवर्स इफ़ेक्ट भी आप ध्यान में रख लें कि सल्फोनामाइड्स जो ड्रग्स हैं उनके साथ भी इसका रिएक्शन मतलब ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं। तो ड्रग इंटरेक्शंस, क्योंकि ये ख़ुद एक सल्फोनामाइड है विद
उसके बाद नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनरल प्रैक्टिशनर डिसाइड्स टू एडमिनिस्टर शॉर्ट एक्टिंग ओरल नाइफिडिपिन प्रिपरेशन टू 65-year-old हाइपरटेंसिव विद ब्लड प्रेशर 180/10, ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, टू ब्रिंग डाउन हिज BP। शॉर्ट एक्टिंग ओरल नाइफिडिपिन दी है। व्हाट कैन बी द रिस्क? ओरल नाइफिडिपिन क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? रिस्क उसमें होगा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का रिस्क है फ्रॉम प्रॉम्प्ट रिलीज़ नाइफिडिपिन, मतलब ओरल दे रहे हैं तो बहुत जल्दी वहाँ से अगर कैप्चर हो रही है, बहुत जल्दी वहाँ से रिलीज़ हो रही है, तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन का रिस्क है। और उसके अलावा एरिथमियाज हो सकते हैं, स्ट्रोक, रिफ्लेक्स एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उसकी वजह से फ्लशिंग होगी और टैकीकार्डिया हो जाएगा। तो ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के, ख़ास तौर पे जो अब हम नाइफिडिपिन दी है इसको। ट्रीटमेंट इज़ बीइंग प्लान्ड फॉर 60-year-old फीमेल विद क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। राइट स्पेसिफिक इंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइजॉक्सिन टू पेशेंट्स ऑफ कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर टू इम्प्रूव क्लिनिकल कंडीशन। हाउ AC inhibitors work and what edge do they have over digoxin? The most common indication for digoxin are atrial fibrillation and atrial flutter and congestive heart failure. AC inhibitors block angiotensin converting enzyme and hence decrease the level of angiotensin 2 and aldosterone and increase the level of kinins that are vasodilators. एंजियोटेंसिन 2 जो है वेज़ोकंस्ट्रिक्टर है, इसका लेवल कम करवा देगा AC इनहिबिटर, और जो है वेज़ोडाइलेटर का लेवल बढ़ा देगा जो काइनिन है। दे हैव लो इंसिडेंसेस ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स कम है, इसकी वजह से हम जो है AC इनहिबिटर्स को डाइजॉक्सिन पे एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। 40-year-old लेडी रिपोर्टेड टू योर क्लिनिक विद अनएक्सप्लेन्ड टायर्डनेस। He had healthy look but moderately overweight and family gave history of hypertension and myocardial infarction. BP बढ़ा हुआ है, इंक्रीज़ किया हुआ है। और उसके बाद हर टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर एंड चेस्ट एक्सरे वाज नॉर्मल. What measures and drugs are advised for the patient? ब्लड प्रेशर का या डायबिटीज़ का पेशेंट जब हमारे पास आएगा तो हमने उसकी काउंसलिंग भी करनी है। अब इन्होंने दोनों चीज़ें पूछी हैं, काउंसलिंग भी हमसे पूछी है और उसके अलावा ड्रग्स कम्बिनेशन वगैरह भी हमने बताना है इनको। द पेशेंट इज़ एडवाइज टू चेंज हर लाइफ स्टाइल. शी शुड बी एडवाइज टू यूज़ लेस साल्ट इन हर डाइट एंड शुड बी एडवाइज टू लूज़ हर वेट. ओवर वेट है, हमने देख लिया ऊपर. और मोर ओवर the drugs that are added to patient's regime should be in a step wise fashion. हाइपरटेंशन की ड्रग जब भी हमने देनी है स्टेप वाइज फैशन में देनी है, मतलब सारी ड्रग्स इकट्ठी एक वक्त में नहीं शुरू करवानी. एंड ईच एडिशनल ड्रग इज़ चूजन फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप अंटिल द ब्लड प्रेशर इज़ ब्रॉट बैक टू नॉर्मल. दीज ग्रुप्स इंक्लूड, पहले भी मैंने आपको दिखा दिए हैं कौन कौन से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं. डाययूरेटिक्स, सिम्पैथोप्लेजिक्स, AC इनहिबिटर्स, वेज़ोडाइलेटर्स और स्टैटिन ड्रग्स देनी है कोलेस्ट्रॉल लो करने के लिए. और इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो हम देते हैं ओल्ड पेशेंट्स में. ओल्ड पेशेंट को डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि जिसकी एज 55 ईयर्स से ज़्यादा हो वो ओल्ड पेशेंट कहलाएगा, और उनको हम जो प्रेफर करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रेफर करते हैं. इसी तरह अगर 55 ईयर्स से कम एज वाला आएगा तो हम वहाँ पे AC इनहिबिटर्स को प्रेफर करेंगे. जैसे यहाँ पे देखा है आपने, हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं लिखे, AC इनहिबिटर्स लिख दिए हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एनुमरेट टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स ऑफ पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स. पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स कौन सी हमारे पास? स्पाइरोलेक्टोन वगैरह हैं हमारे पास. उनके साइड इफ़ेक्ट्स
साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं टॉक्सिक हाइपरकैलेमिया होता है, गायनिकोमैस्टिया, ये आपने ख़ास तौर पे याद रखना है। डायूरेटिक्स में सिर्फ ये वाला पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स हैं जो ये गायनिकोमैस्टिया करवा रहे हैं, क्योंकि ये वो हार्मोन है। मतलब एंडो में भी हम इसको पढ़ेंगे स्पाइरोनोलेक्टोन को, तो इसलिए इसका हार्मोनल इफ़ेक्ट भी है। एंटी एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट्स, ये 3 इसके साइड इफ़ेक्ट्स। और एक और भी इसमें ऐड कर लें कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। 65-year-old male complains of pericardial pain radiating towards his shoulder even after moderate exercise. Pain relieves after 5 to 10 minutes of rest. Pain relieves after 5 to 10 minutes of rest. He is diagnosed of stable angina. Stable angina है क्योंकि इसमें ये देख लें मॉडरेट एक्सरसाइज, ये जब एंजाइना की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि 3 टाइप्स के एंजाइना होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और वेजोस्पास्टिक। और इसकी भी आगे डिग्रीज़ हैं, वो भी देख लेंगे जब वो टॉपिक पढ़ेंगे। What treatment should be given to subside pain and secondly to prevent further attacks? पेन सबसाइड करने के लिए सबसे पहले हमने देना है उसको वेजोडाइलेटर, ओरल सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दे देंगे। टू सबसाइड पेन द पेशेंट इज़ गिवन वेजोडाइलेटेड नाइट्रोग्लिसरीन एंड टू प्रिवेंट फर्दर अटैक्स द पेशेंट इज़ प्रिस्क्राइब्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर्स। तो यहाँ पे एक और भी चीज़ ये है कि हम पेन रिलीव करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं, लेकिन वो उसका इतना ज़्यादा यूज़ प्रेफर नहीं किया जाता, तो इसलिए फ़िलहाल इसको याद रख लें। उसके अलावा वराइड टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स ऑफ हेपरिन के टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स, ये वैसे क्वेश्चन तो ब्लड का है, चलें इसको भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हो रहा है ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और क्रोनिक यूज़ की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, और इसके अलावा थ्रोम्बोसिस हो जाता है, इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाते हैं। तो इसको और इसकी जो एंटीडोट है इसको ट्रीट करने के लिए प्रोटामीन है, वो आगे चल के देख लेंगे। प्रोटामीन यहाँ पे लिखना है तो लिख लें कि इसका ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10, एन एल्डरली मेल वाज डायग्नोज्ड विद congestive heart failure. The symptoms include breathlessness on walking, swollen ankles, मतलब उसमें एडिमा हुआ है। breathlessness on walking मतलब इसमें पल्मोनरी एडिमा हुआ है, यहाँ पे मुश्किल से इसको सांस आ रहा है। और पेशेंट वाज प्रिस्क्राइब बेंड्रोफ्लूमेथाजाइड मतलब थायाजाइड उसको दिया गया, थायाजाइड डायूरेटिक। सून आफ्टर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट ही फेल्ट अनयूजुअली फटीग एंड लिथार्जिक। अब क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है वाई थायाजाइड डायूरेटिक वाज प्रिस्क्राइब्ड एंड व्हाट अल्टरनेटिव ड्रग ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल। थायाजाइड डायूरेटिक्स क्यों दी जाती है देख लेते हैं। थायराइड मेन एक्शन ऑफ थायराइड डायूरेटिक इज़ टू इनहिबिट सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट इन अर्ली सेगमेंट ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो इसका मेन फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जब वो सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा, रिडक्शन इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम फ्रॉम ल्यूमिन इनटू द ट्यूबुलर सेल, ल्यूमिन से ट्यूबुलर सेल्स में कम जाएगा सोडियम, रिड्यूसेस इंट्रासेलुलर सोडियम, इंट्रासेलुलर सोडियम कम हो जाएगा एंड प्रमोट्स सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज और सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज एट बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। मतलब कि फिर सेल के अंदर तो सोडियम चाहिए, वो बेजोलेटरल साइड से ना कैल्शियम मंगवाना शुरू कर देगा, सोडियम मंगवाना शुरू कर दिएगा। ये सोडियम कैल्शियम के एक्सपेंस पे। इस तरह हमारे पास कैल्शियम जो है वो स्पेयर हो रहा है, कैल्शियम हमारे पास मतलब स्टोर हो रहा है और जो सोडियम जो है वो बॉडी से निकल रहा है। तो एंड में क्या हो रहा है,
सो इट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर। सोडियम रिमूव हो रहा है, सोडियम के साथ जाता है, वाटर भी चला जाता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। इस वजह से हमने इसको सोडियम मतलब ये थायराइड डायबिटिक्स को दिया था यहाँ पे। अब उसकी वजह से तो इफ़ेक्ट कितना अच्छा नहीं आ रहा, उसके फटीग और लिथार्जिक हो रहा है। अब वो पूछा कि अल्टरनेटिव ड्रग्स हम उसको कौन सी दे सकते हैं। अल्टरनेटिव ड्रग्स जो हैं इसमें हम पोटाशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स देंगे, दैट आर स्पाइरोलेक्टोन और एप्लिरिनोन, ये दो पोटाशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स। ये क्यों दे रहे हैं हम अल्टरनेटिव ड्रग्स इस केस में? बिकॉज क्रोनिक थेरेपी विथ थायराइड की क्रोनिक थेरेपी काफ़ी अर्से से थायराइड की क्रोनिक थेरेपी हो रही है, उसकी वजह से क्या होता है, इस एसोसिएटेड विद पोटाशियम वेस्टिंग, पोटाशियम वेस्ट होता है। अब पोटाशियम में वेस्ट हो रहा है, उसकी वजह से हमारे पास ये फटीग और लिथार्जी आ रही थी। अब हम जब ये पोटाशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स देंगे तो ये पोटाशियम को एक्सक्रीट नहीं होने देंगे, पोटाशियम को बल्कि स्पेयर करेंगे, संभाल के रखेंगे, जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट्स जो है रिवर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई ही हैड ब्रेथलेसनेस एंड स्वोलन एंकल्स एज द पेशेंट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर that means heart is unable to pump sufficiently as per body needs, so backward pooling of blood causes edema that causes breathlessness, मतलब lungs का edema हुआ and swollen ankles, वहाँ पे edema हो गया। What are possible cause of patient fatigue, lethargy and how might they be corrected? हाइपोनेट्रीमिया, मैंने आपको पहले बता दिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलिमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हाइपोकैलिमिया मतलब पोटाशियम कम हुआ है, अल्कलोस एज पर साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ थायराइड कैन कॉज लिथार्जी। हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकैलिमिया की वजह से लिथार्जी होगी और फटीग होगी। सो पोटाशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव, जो मैं आपको वजह बता दी। और फटीग के साथ साथ और क्या हो सकता है हमारे पास, कॉन्स्टिपेशन होगी, मसल ब्रेकडाउन हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 50-year-old मैन कम टू OPD विद हिस्ट्री ऑफ हेडेक, हिज BP इज़ 150/90 mmHg, he is advised low salt diet and to keep record of his blood pressure. In spite of taking low salt diet, his blood pressure is not controlled. लो साल्ट डाइट भी ले रहा है लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। नेम 4 ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स विच मे बी यूज्ड एज मोनोथेरेपी फॉर हिज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के हमने पहले भी ड्रग्स देख लिए हैं, तो उसमें ये यहाँ पे AC इनहिबिटर्स दे सकते हैं। इसको छोड़ें अभी फ़िलहाल, वही ड्रग्स याद कर लें, थायराइड डायबिटिक्स, सिम्पैथोपेलेजिक्स और उसके अलावा वेजोडाइलेटर्स और AC इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। और सेकंड पार्ट जो इन्होंने पूछा हुआ है, नेम 2 ड्रग्स दैट आर प्रेफर्ड इन केस ऑफ डायबिटीज़। अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ भी है और हाइपरटेंशन भी है, और तो हमको उसको कौन सी ड्रग्स प्रेफर करेंगे और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताना है। ऐसा पेशेंट जिसको हाइपरटेंशन भी है और डायबिटीज़ भी है, तो उसको हम ना AC इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ये मेनली प्रेफर करते हैं उसके लिए, और साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इनहिबिट्स एंजाइम लाइक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, काइनेज 2 पेप्टिडाइल dipeptidase and decreases synthesis of angiotensin 2 and aldosterone and increases kinin vasodilator। उसके बाद इनका मैकेनिज्म एक्शन पूछा हुआ तो सिंपल वही लिखा हुआ है, इनहिबिट्स एंजियोटेंसिन 2 एट एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर साइट, ठीक है, 81 रिसेप्टर साइट। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का जो है मैकेनिज्म एक्शन क्या है, प्रोटोटाइप L टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सिंपली मतलब ये आपने इस क्वेश्चन से याद रखना है कि जब कोई डायबिटिक पेशेंट आएगा हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको आपने AC इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने हैं, और उसको डायबिटिक्स नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि जब डायबिटीज़ हुई होती है तो पॉलीयूरिया वैसे ही हुआ होता है।
अगर उसे डायूरेटिक्स दे देंगे तो उसका यूरिन और ज़्यादा स्पीड से निकलना शुरू हो जाएगा, तो ज़्यादा मसले फिर क्रिएट होंगे। नेक्स्ट आ जाएँ, एनलिस्ट फॉर कार्डियोवास्कुलर एप्लीकेशन ऑफ एस्पिरिन, गिव मैकेनिज्म ऑफ कार्डियोप्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट्स ऑफ एस्पिरिन इन दीज एप्लीकेशंस। एस्पिरिन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मेनली ब्लड का है, तो हम देख लेते हैं फिर भी इसमें भी। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट इवॉल्विंग एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन और आफ्टर रिकवरी फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फेक्शन। उसके अलावा अनस्टेबल और स्टेबल एंजाइना, दोज हु अंडरगो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग और कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, उस पेशेंट में भी हम देंगे एस्पिरिन। पेशेंट्स विद एक्यूट और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक और ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स, तो ये यहाँ पे दिया। उसके अलावा आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस के पेशेंट में भी हम देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस। क्योंकि ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है तो इसका आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी दिया हुआ है। एस्पिरिन इनहिबिट्स बोथ आइसोफॉर्म्स ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज एंड देयर, ये एक एंजाइम है, एंड देयर बाय डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस। अब एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन वगैरह बनने होते हैं, जिसको कैटालाइज कर रहा होता है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को ये रोक देगा, जिसकी वजह से आगे फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन्स और थ्रोम्बोक्सिन वगैरह नहीं बनेंगे, और इस तरह जो है ना वो एंटीप्लेटलेट ड्रग के तौर पे एक्ट कर रहा है। एंटीप्लेटलेट थेरेपी विद एस्पिरिन इज़ इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ नॉन फैटल मायोकार्डियल इन्फेक्शन, नॉन फैटल स्ट्रोक और वास्कुलर डेथ अमंग पेशेंट्स विद एस्टेब्लिश आर्टीरियल डिजीज़। आर्टीरियल डिजीज़ हुई है किसी पेशेंट में तो उनके जो उन थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोकने के लिए ये हम मेनली एंटीप्लेटलेट ड्रग दे रहे हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट जो है इसका, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हेडेक मायालजिया इज़ ट्रीटेड विद पैरासीटामोल एसिटामिनोफिन जो है पैरासीटामोल, और एनलिस्ट इंडिकेशन वेयर पैरासीटामोल इज़ प्रेफर्ड टू एस्पिरिन एज एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। ये क्वेश्चन आपका मेनली है NSAID वाले चैप्टर का, तो इन्होंने यहाँ पूछ लिया तो हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और इसके अलावा पैरासीटामोल जो एसिटामिनोफिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। एस्पिरिन का तो हमने देख लिया है, तो पैरासीटामोल जो एसिटामिनोफिन इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी कम्प्लीटली नोन नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इसका इफ़ेक्ट जो है ये भी साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स को इनहिबिट करवाता है। लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ये दो हैं, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, ये दो इसके इफ़ेक्ट्स हैं। जबकि एस्पिरिन के जो इफ़ेक्ट्स हैं उसमें एनाल्जेसिक भी आ जाता है, एंटीपायरेटिक भी आ जाता है, दो और इफ़ेक्ट्स भी हैं, एंटी प्लेटलेट और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट। तो जो इसके मतलब पैरासीटामोल के पास वो इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसलिए ऐसे पेशेंट्स जिनमें एस्पिरिन की टॉलरेंस अनेबल टू टॉलरेट एस्पिरिन की इंटॉलरेंस है, सच एज पेशेंट्स विद ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर। मतलब ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर, एक पेशेंट को ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर है, उसका ब्लड कोगुलेट ही नहीं होता, कहीं पे इंजरी हो जाए तो ब्लड निकलता रहता है, तो ऐसे पेशेंट को बजाय हम एनाल्जेसिक के तौर पे एस्पिरिन देंगे तो उस एंटीप्लेटलेट एक्शन की वजह से उसका और ज़्यादा ये डिसऑर्डर ख़राब हो जाएगा, ब्लड निकलता रहेगा। और इसी तरह पेप्टिक अल्सर की डिज़ीज़ और अस्थमा के पेशेंट, इस तरह के पेशेंट्स में जहाँ पे एस्पिरिन इंटॉलरेंस है तो हम वहाँ पे ये एसिटामिनोफिन को प्रेफर करते हैं। और इन चिल्ड्रन विद सर्टेन वायरल डिजीज़, किसी चिल्ड्रन को अगर वायरल डिजीज़ हुई है तो उसको अगर हमने एस्पिरिन दे दी तो वहाँ पे रेस सिंड्रोम हो जाता है,
मैं आपको लिख देता हूँ, REY, रेई सिंड्रोम। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे पैरासिटामोल देंगे। और ऐसी कंडीशन, ड्रग इंटरेक्शन विद एस्पिरिन आर मच मोर फ्रीक्वेंट एज अपोज टू पैरासिटामोल। ड्रग इंटरेक्शन एस्पिरिन के ज़्यादा हैं, स्पेशली ड्यूरिंग कंबाइंड थेरेपी विद एंटीकोगुलेंट, एथेनॉल, मेथोट्रेक्सेट और एनफेनिटाइन। ये सारी वो ड्रग्स हैं कि जो साइटोक्रोम P450 इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं ये ना। तो अब उनके साथ जब इसको एस्पिरिन को देते हैं तो ड्रग इंटरेक्शन बहुत सीवियर आते हैं, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम पैरासिटामोल को प्रेफर करेंगे। तब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। हमने 12 क्वेश्चन एनुअल 2015 तक डिस्कस कर लिए हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।